Hello everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains, a channel that is going to give you everything, right? From kindergarten to class 12th, you have got the content of all the subjects, that too curated from the best of the teachers. So what are you waiting for? All you have to do is watch the videos. Make sure that आप अपना 100% दो so that जो teachers हैं जिन्होंने इतनी सारी मेहनत की है उनके भी जो मेहनत है थोड़ी सी रंग लाए, because we cannot stop being proud of you when you get good marks, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि हमने मेहनत करी और वो मेहनत का कुछ अच्छा असर दिखा है. So now here on this goody good note, I'm going to start with class 9th English Magnet Brain sample paper solution, and this time we are going to start with paper 7. So यहाँ पे अब हम 7 पेपर स्टार्ट करने वाले हैं. जो सैम्पल पेपर्स हैं इसके ऑलरेडी 6 पेपर्स रिलीज हो चुके हैं, which means that if nothing you have got a lot of practice questions. लिटरेचर में भी नथिंग, तो आपके पास ग्रामर के क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ बीन सेट एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस. जो अभी 10th का जो पेपर है जो उन्होंने बताया किस तरीके से आएगा, वैसा ही 9th का पेपर बनाया जा रहा है, सो दैट यू आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर योर 10th. ठीक है, तो यहाँ पे जैसा आपको स्कूल में क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में पेपर क्रिएट किया हुआ है, विच मीन्स दैट आपके पास बहुत सारे ग्रामर के, क्रिएटिव राइटिंग के, चाहे लेटर राइटिंग हो, डायरी राइटिंग हो, स्टोरी राइटिंग हो, आपके पास बहुत क्वेश्चंस हैं. एंड ऑफ कोर्स लिटरेचर इज देयर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, बिकॉज though it's never too late, but right now this is the high time. Okay, now here you will have the previous year questions. ये आपको already चांदी मैम करा चुकी है. She has completed NCERT solutions and now it is only sample papers which are left, so I have started that. Okay, now the time you will get is 3 hours. 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 सेक्शंस रहेंगे. पहला सेक्शन रीडिंग, सेकंड क्रिएटिव राइटिंग एंड ग्रामर, एंड थर्ड वुड बी लिटरेचर. इंटरनल क्वेश्चंस में ऑप्शन रहेंगे, मतलब आपको सारे क्वेश्चंस करने, लेकिन इंटरनली ऑप्शंस दिए रहेंगे. एंड यू विल गेट फर्स्ट 15 मिनट्स विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज ये जो फर्स्ट 15 मिनट्स रहेंगे इसमें यू आर गोइंग टू डिसाइड विच पर्टिकुलर सेक्शन डू यू वांट टू स्टार्ट विथ. Let's say that you feel that the reading comprehension that you have received ये बहुत ही easy आया हुआ है, और you feel that आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है या एक known topic से related है, you can start with that. और else let's say कि आपको लग रहा है यार ग्रामर सेक्शन काफ़ी इजी दिख रहा है, जो आपने स्टोरी राइटिंग प्रिपेयर किया या डायरी राइटिंग प्रिपेयर किया है ये एग्जैक्टली वैसा ही कुछ आया है, देन स्टार्ट विद दैट. और else स्टार्ट विद लिटरेचर. Remember that the first section that you start has to be really well prepared so that you can save a lot of time, और जो थोड़ा भी आपको difficult लग रहा है you can leave it for बाद में. ठीक है, now we are going to start with our section A, which is reading passage. During our growing up years, we as children are taught both at home and also school to worship the photos and idols of the gods of our respective religion. जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें घर में हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स सब यही सिखाते हैं कि जो मूर्ति होती है या फोटोज़ होते हैं भगवान के, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए. When we grow a little older, we are asked to read holy books like the Bhagavad Gita, the Bible and the Quran. We are told that there are a lot of life lessons to be learned from these holy books. जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमको ये holy books पढ़ने को कहा जाता है, because इसमें life के बहुत important lessons होते हैं. We are then introduced to stories from our mythologies which teach us about ethics and morality, what is good and what is bad. जब हम और थोड़े बड़े होते हैं तब हमको माइथोलॉजीज़ की स्टोरीज बताई जाती है कि क्या हुआ करता था, इससे हमको जो है एथिक्स और मोरालिटी सीखने को मिलती है. I also learned to be respectful towards my parents who have made my life comfortable with their hard work, love and care, and my teachers who have guided me to become a good student and also a responsible citizen. तो मैं जो हूँ, मैंने और क्या सीखा है कि किस तरीके से मुझे अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, बिकॉज उन्हीं की वजह से मैं एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रही हूँ. एंड एक अच्छा जो स्टूडेंट होता है तो हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो ट्राई कर रहे हैं हमें एक अच्छा सिटीजन बनाने का. Much later in life, I realized that though we have learned much from our holy books, there is a lot to learn from our surroundings.
लाइफ में आगे चलने के बाद मैंने सीखा कि हाँ, हमारी जो होली बुक्स हैं उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हम अपने आसपास की चीज़ों को देख के सीखते हैं। दिस रियलाइजेशन dawned upon me when I learned to inquire and explore। और ये रियलाइजेशन मुझे तब हुआ जब मैं इतना बड़ा हो गया कि मैंने जो है क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, एक्सप्लोर करना चालू किया। एवरीथिंग अराउंड अस, द सन, द मून, द स्टार्स, रेन, रिवर्स, स्टोन्स, रॉक्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स टीचर्स अस मेनी वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स। हर कुछ जो हमारे सराउंडिंग में है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स देते हैं। No wonder that besides the scriptures in many cultures, nature is also actively worshipped। इसीलिए इतने जो scriptures हैं, books हैं हमारे कल्चर में, उसके अलावा नेचर को भी पूजा जाता है। The message that we get is to save our environment and to maintain ecological balance। तो जो मैसेज हमें मिलता है वो ये है कि हमें अपने सराउंडिंग को, इस एनवायरनमेंट को सेव करके रखना चाहिए ताकि हम इस इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर सकें। People are taught to live in harmony with nature and recognize that there is God in all aspects of nature। तो लोगों को क्या सिखाया जाता है कि लोग प्यार से रहें और उसके बाद नेचर के हर एस्पेक्ट में भगवान है। भगवान को ढूंढने के लिए कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। Nature is a great teacher. A river never stops flowing. If it finds an obstacle in its way in the form of a heavy rock, the river water fights to remove it from its path or finds an alternative path to move ahead। नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि अगर एक नदी बह रही है और बीच में एक बहुत बड़ा सा पत्थर आ गया तो या तो उस पत्थर को वो हटा देगी और या तो उसके साइड से गुजर जाएगी, एक ऑल्टरनेटिव पाथ ढूंढ लेगी। तो वो हमें क्या बताती है? टू बी प्रोग्रेसिव इन लाइफ, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, एंड टू कीप द फाइटिंग स्पिरिट अलाइव, और गिव अप तो करना ही नहीं है चाहे कुछ हो जाए। Snakes are worshipped as they eat insects in the field that can hurt our crops, thus protecting the grains for us। स्नेक की पूजा क्यों होती है? क्योंकि जो फील्ड में जो कीड़े होते हैं वो कीड़े खा लेते हैं तो हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इनफैक्ट वॉट एवर वी वर्शिप इज आवर हेल्पर एंड मेक्स आवर लाइफ ईजी फॉर हस। हम जिस चीज़ की भी पूजा करते हैं एक तरीके से वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहा है, हमें मदद कर रहा है। There are many such examples in nature, but we are not ready to learn a lesson yet। ऐसे ही हमारे नेचर में बहुत सारे लेसन्स हैं, लेकिन अभी भी हम इन लेसन्स को लर्न करने के लिए तैयार नहीं हैं। Overcome with greed, we are destroying the nature। हम इतने लालची हो गए कि हम इस नेचर को पूरा डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। As a result, we face natural disasters like drought, फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स। तो जब हम नेचर को डिस्ट्रॉय करें तो नेचर भी तो जो है रिएक्ट करेगा, तो उसकी रिएक्शन क्या होता है? कभी अकाल आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। वी डोंट नो दैट नेचर इज एंग्री विद अस। हमें समझ ही नहीं आता कि नेचर हमसे गुस्सा है। However, it is never too late to learn। लेकिन सीखना कभी भी बहुत लेट नहीं होता। If we learn to respect nature, the quality of our life will definitely improve। अगर हम नेचर की रिस्पेक्ट करना चालू कर देंगे तो हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। So this was our first passage, ये एक descriptive passage था। And now on the basis of this passage we have got 12 questions जिसमें से हमें 10 questions करने हैं। Let's start। What is taught to us when we are children? हमें क्या सिखाया जाता है जब हम बच्चे होते हैं? To worship the photos and the idols of the gods। According to the passage, why should we respect our parents? हमें हमारे पेरेंट्स को क्यों रिस्पेक्ट करना चाहिए? क्योंकि वो हमें एक कंफर्टेबल लाइफ देते हैं। To make our life comfortable। What does the river teach us? रिवर हमें क्या सिखाती है? That we should be progressive and we should never give up। So both B and C, progressive भी होना चाहिए और फाइटिंग स्पिरिट अलाइव होनी चाहिए। What does the narrator realize much later in life? जो नरेटर है उन्होंने बहुत लाइफ में बाद में क्या रियलाइज किया कि होली बुक्स तो ठीक है लेकिन हमें हमारे सराउंडिंग से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। There is a lot to learn from our surroundings। Give a synonym of obstacle। obstacle मतलब क्या होता है? कोई रुकावट, कोई परेशानी। So the answer is hurdle। hurdle का भी सेम मतलब होता है। hurdle रेस पता है ना, जिसमें बीच बीच में you have got रुकावटें। Okay, now besides the scriptures, dash is also worshipped। नेचर को भी पूजा जाता है, तो आंसर इज नेचर। We learn dash from the holy books। हमें क्या मिलता है होली बुक से? लाइफ लेसन्स मिलते हैं। ओके,
The narrator learned that there is a lot to learn from our surroundings when he learned to. जब उन्होंने क्या सीखा, enquire and explore करना सीखा, तब उन्होंने realize किया कि हम हमारी surrounding से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं. The synonym of dawn is, synonym क्या हो जाएगा dawn का? Unfolded. The synonym of harmony क्या हो जाएगा? Friendship. Antonym valuable कुछ है, उसका opposite क्या हो जाएगा? Worthless, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है. एंड रिस्पॉन्सिबल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इररिस्पॉन्सिबल या फिर अनअकाउंटेबल. अनअकाउंटेबल मतलब जिसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड पैसेज. द स्पेस रेस इन द वर्ल्ड हैज मल्टीपल प्लेयर्स. The USA, Russia, Japan and India, the world's leading countries, have sent their satellites and spacecrafts to explore the abyss that lies above. सो यहाँ बोल रहे हैं जो स्पेस रेस है कि पहले चांद पे कौन पहुंचेगा, पहले जो है सूरज के पास कौन पहुंचेगा, पहले ये कौन कर लेगा. इस रेस में कौन कौन है? बहुत सारे प्लेयर्स हैं. यूएसए, रशिया, जापान, इंडिया, और ये लीडिंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट जो हैं वो भेजे हैं ऊपर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए. With its most recent achievements, India has proved that it does not shy away from exploring space. और इंडिया के जो recent जो उसने जितने भी achievements दिखाए हैं उससे समझ में आता है कि इंडिया भी पीछे नहीं है कहीं. Here are some of the achievements of the nation that made it one of the elites. So अभी हम पढ़ने वाले हैं इंडिया ने recently क्या achievements जो हैं वो हासिल किए हैं जिसकी वजह से हम जो हैं इस रेस में काफ़ी आगे हैं. पहला, द आर्यभट्ट. Designed and fabricated completely in India, the Aryabhat was the country's first satellite. The spacecraft was launched on 19th April 1975 by a Soviet Cosmos 3M rocket from Kapustin Yar. सो बेसिकली यहाँ पे पहले हमें पता है आर्यभट्ट के बारे में कि ये इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी और ये जो है 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था एक सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट से. कहाँ से? कापुस्तिन यार. नेक्स्ट, रोहिणी. On 18th June 1980, India developed and launched a series of 4 satellites launched by the IS ISRO जो है उसने लॉन्च किया था. 3 of the satellites made it to orbit. तो इंडिया ने रोहिणी जो है 18th जून को 1980 में 4 सैटेलाइट लॉन्च की थी. 3 सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में पहुंच गई थी. चंद्रयान 1. A feather in India's hat, the Chandrayaan-1 was an unmanned lunar orbiter sent to orbit the moon at a height of 100 kilometers from the lunar surface for chemical, photogeologic and mineralogical mapping. Comprising instruments built in the USA, UK, Germany, Sweden and Bulgaria, the spacecraft completed over 3,400 orbits around the moon. So Chandrayaan-1 जो है ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था जिसमें हम ल्यूनर ऑर्बिट के उसने चक्कर लगाए थे. इसमें जितने भी सामान बने हुए थे मतलब इसका जो पूरा स्ट्रक्चर था उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे और ये किस लिए था? केमिकल, फोटोजियोलॉजिक एंड मिनरलॉजिकल मैपिंग के लिए था. देन वी हैव मार्स ऑर्बिटर मिशन. On 5th November 2013, India launched this mission and became the first country to succeed on its maiden attempt to Mars. So India ने जो मार्स का जो मिशन किया था इसमें इंडिया पहली कंट्री ऐसी थी जो पहली बार में मार्स के मिशन पे कामयाब हो गई थी. The spacecraft also referred to as मंगलयान, उस स्पेसक्राफ्ट को मंगलयान कहा जाता है, reached Mars orbit on 24th of September 2014, thus making ISRO the 4th space agency in the world to do so. और इसके कारण ISRO जो है 4th space agency हो गई है जो मार्स तक पहुंच चुका है. Then we have Chandrayaan 2. On 22nd July 2019, the world watched with bated breath as India launched its second mission to the moon from Sriharikota, India. श्रीहरिकोटा से जो second mission moon का था वो launch किया गया था. Termed GSLV Mk3, the mission will make India the 4th country to send land rover on the moon surface after China, USA and Russia. So we have got this information. अब इस information पे यहाँ पे देखो आपको एक और भी दिया हुआ है चंद्रयान 2 के बारे में. लॉन्च डेट दिया हुआ है. 6 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट चंद्रयान 2 दिया हुआ है कि चंद्रयान का मतलब होता है इट इज़ मून क्राफ्ट.
India's second lunar exploration mission after Chandrayaan, फिर टू डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड ऑन द ल्यूनर सरफेस, ल्यूनर सरफेस पे कैसे आप सॉफ्ट लैंड कर सकते हो, उस एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भेजा गया था. अ सक्सेसफुल लैंडिंग वुड मेक इंडिया द 4th कंट्री टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून. तो सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद क्या रहेगा इसमें कि इंडिया 4th कंट्री हो जाएगी जो उसमें सॉफ्ट लैंडिंग कर सकती है. डेवलप्ड डोमेस्टिकली, इट इंक्लूड्स ल्यूनर ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर. तो इसमें क्या है, ल्यूनर ऑर्बिटर है, लैंडर है और ऑर्बिटर है, और ये पूरा इंडिया में ही डेवलप हुआ है. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू मैप द लोकेशन एंड अबंडेंस ऑफ ल्यूनर वाटर, ल्यूनर वाटर की लोकेशन और कितना अमाउंट है वो मैप करना इज द ऑब्जेक्टिव. अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं. ये जो पूरा अबव पैसेज है इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टू कॉल अटेंशन टू इंडियाज अचीवमेंट्स इन द स्पेस सेक्टर. स्पेस सेक्टर में इंडिया के अचीवमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया गया है. नेक्स्ट इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है हैज बीन वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट अचीवमेंट्स, एब्सोल्युटली राइट. मार्स ऑर्बिटर मिशन रीच्ड मार्स ऑर्बिट बिफोर द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2. सो द आंसर इज कि ये दोनों जो हैं अलग अलग हैं, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है. Select the option that gives the correct meaning of the following phrase. It does not shy away. मतलब इसका मतलब क्या है कि उसे शर्म नहीं आ रही है, नहीं. इसका मतलब है वो किसी चीज से पीछे नहीं है. To not avoid something because of fear or nervousness. उसके अंदर कोई डर नहीं है. According to the passage, Rohini was a satellite launch dash the launch of India's first satellite. So Rohini was launched 5 years after. क्योंकि उसमें दिया हुआ है ना पहला 1980 वाला है, उसके बाद ये 5 साल बाद है. Which of the following satellites was launched from a Russian site? रशियन साइट से कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, आर्यभट्ट सैटेलाइट. Which of the following missions made India the first country to succeed on its first try? कौन सा मिशन पहली बार में हुआ था, मार्स मिशन, राइट, मार्स ऑर्बिटर मिशन. According to the above passage, India's achievements in the space sector were, इंडिया के जो achievements थे स्पेस सेक्टर में वो कैसे थे, commendable, मतलब तारीफ़ काबिल. The space race in the world has, space race कैसा है, बहुत सारे players हैं, इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना एक्सेट्रा. What has India proved with its most recent achievements? ये कि हम किसी से कम नहीं है. It does not shy away from exploring space. India's first satellite क्या थी, आर्यभट्ट. And then we have, what do you understand by elite? Elite का मतलब क्या होता है, most important, prestigious. Maiden का antonym क्या हो जाएगा, as used in the passage, it would be the last attempt. Okay, sorry, not last attempt, it would be antonym है ना, of course. Antonym मतलब opposite. maiden का मतलब होता है पहला बार, naive, पहला काम करना. So इसका हो जाएगा last attempt. ठीक है. And now we have to start with the grammar part. तो ये हो गया हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म. ग्रामर पार्ट में द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज वी हैव गॉट गैप फिलिंग क्वेश्चंस. अब ये जो गैप फिलिंग क्वेश्चंस हैं इसमें आर्टिकल्स मिक्स्ड हैं. सो फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. ठीक है. डैश ओपिनियन पोल वाज टेकन ऑन. तो ओपिनियन पोल, अब यहाँ पे क्या है ऑप्शंस, ए, एन, दिस और द. अब एक ओपिनियन पोल जो है लिया गया था. अब एक में ओपिनियन में एन आएगा क्योंकि एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, एन ओपिनियन पोल वाज टेकन ऑन डैश यूज ऑफ इंटरनेट, ऑन द यूज ऑफ इंटरनेट, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करें तो ऑन द यूज ऑफ इंटरनेट. डैश यूजर्स वर आस्क्ड टू नेम डैश 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. जो यूजर्स थे, स्पेसिफिक लोगों की बात हो रही है, तो द यूजर्स वर आस्क्ड to name the 7 wonders of the world. क्यों, क्योंकि 7 wonders भी कुछ साथ ही हैं, तो इन ये भी स्पेसिफिक हैं. There were mixed reactions. Dash ताजमहल remained in the list as a popular choice. अब यहाँ पे क्या है, ताजमहल. अब यहाँ पे आप बोलोगे द ताजमहल, राइट, हमारा जो ताजमहल एक ही है, इसीलिए द ताजमहल was like on the list. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारे पास एरर फाइंड करना और फिर करेक्ट भी करना है. मेडिसिनल प्लांट्स हैज बीन यूज्ड. अब यहाँ पे वो बोल रहा है प्लांट्स, तो प्लांट्स के साथ हैज तो नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हैव आएगा, क्योंकि प्लूरल है. सो मेडिसिनल प्लांट्स हैव बीन यूज्ड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स.
मेडिसिनल प्लांट लाइक, अब यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स के नाम बता रहे हैं, लेकिन लिखा क्या हुआ है प्लांट, तो यहाँ पे अपन को एस लगाना पड़ेगा। मेडिसिनल प्लांट्स लाइक एलो, नीम, तुलसी एक्सेट्रा कैन क्योर मैनी एलमेंट नहीं होगा, एलमेंट्स हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। दीज इज कंसिडर्ड, अब दीज मतलब प्लूरल, इसके साथ इस नहीं आएगा, इसके साथ क्या जाएगा आर। दीज आर कंसिडर्ड एज होम रेमेडीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ अ कंट्री, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऑफ हम एक स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रहे हैं। मैनी पीपल यूज्ड तुलसी टू मेक मेडिसिन एंड इन अदर पर्पसेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनी पीपल यूज्ड नहीं, वो आज भी यूज कर रहे हैं, तो पास्ट नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। टू मेक मेडिसिन एंड इन अदर पर्पसेस, ठीक है, तो एंड इन अदर पर्पसेस नहीं होगा, एंड फॉर अदर पर्पसेस मतलब और भी काम के लिए। आर वी क्लियर विद दिस? ये बहुत इजी था। अब नेक्स्ट है हमारे पास मिसिंग, तो यहाँ पे आपके पास हर सेंटेंस में एक वर्ड मिसिंग है, तो मिसिंग वर्ड आप इधर लिखोगे, उसके पहले का वर्ड यहाँ, उसके बाद का वर्ड यहाँ पे। सो आई हैव टू प्रिटी बर्ड्स पेट्स, दे आर ग्रीन एंड ब्लू। अब यहाँ पे आई हैव टू प्रिटी बर्ड्स के बाद क्या आएगा, एज पेट्स, वो पेट्स की तरह हैं, दे आर ग्रीन एंड ब्लू बजीज। होम इज अ शेडी ट्री इन द, होम इज अ शेडी ट्री इन द, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर होम, उनका जो घर है, THEIR, देयर होम इज अ शेडी ट्री इन द गार्डन, उनका जो घर है वो एक शेडी सा ट्री है गार्डन में। वेयर दे आर फ्री टू फ्लाई फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, दे आर सेफ फ्रॉम द कैट द होल ट्री। अब क्या लिखा है, दे आर सेफ फ्रॉम द कैट, क्यों, क्योंकि एज द होल ट्री, क्योंकि वो जो पूरा ट्री है इज इनसाइड वायर एनक्लोजर, क्योंकि वो पूरा वायर से कवर्ड है। आई हैव नेल्ड अ वुडन, अब क्या है, आई हैव नेल्ड अ वुडन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनसाइड के बाद यहाँ पे अपन लिखेंगे द वायर एनक्लोजर, क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक वायर एनक्लोजर की बात हो रही है। I have nailed a wooden box on the tree. This is nest where they sleep. अब ये क्या है, ये वो nest है, एक specific nest है. So this is the nest where they sleep at night and where they find, no, and where they find shelter whenever it rains. Whenever it rains मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो तो वो उसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। So now we are going to start with question number 4. So now question number 4 is about reported speech. So हमें यहाँ पे एक dialogue दिया हुआ है between mother and Shreya, and then we have to write it here in reported form. So let's start. Mother says, "What are you studying now?" So when here we will report it, we'll say mother asked Shreya what she was studying. Now का क्या हो जाएगा, then हो जाएगा, now का क्या हो जाता है, then. I am revising for the science test tomorrow. Shreya replied that I am का हो जाएगा, she was revising for the science test tomorrow, क्या क्या हो जाता है, day after, क्या हो जाता है, day after or the next day. Mother asked if, mother ने क्या पूछा, do you need any help Shreya? So mother asked if, you का हो जाएगा, she needed any help. Mother asked if she needed any help. Shreya said, "No mom, thanks." Shreya answered that she didn't and thanked her. So that she didn't, उसको नहीं help चाहिए थी, and thanked her. So ये हो गए हमारे answers. Dialogue writing जो है इसी फॉर्म में मेजरली रिपोर्टेड स्पीच आती है, एंड दिस इज़ वेरी इजी. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन गो एंड रेफर टू जो क्लास 3 से 8 तक का ग्रामर पढ़ाया, उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया. अपार्ट फ्रॉम दैट चांदी मैम ने भी आपको पढ़ाया. सो विच एवर वीडियो यू फाइंड दैट यू नो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी, आप फटाफट कर लो, क्योंकि पढ़ो आप किसी से भी, मार्क्स नहीं जाने चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, nowadays she dash her drawing board to school. nowadays वो टेक तो होगा नहीं, वो लेके आती है अपना ड्राइंग बोर्ड टू स्कूल है, इसका मतलब वो लेके आती है, तो हम बोलेंगे शी कैरीज. कैरीज क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं. ही डैश फ्रेंड्स हैज कम बैक, वो अपने फ्रेंड्स के साथ वापस आ गया है. अब यहाँ पे हमने क्या बोला, ही डैश विथ फ्रेंड्स हैज कम बैक. हैज क्यों बोला है, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट ही है,
ठीक है, हमारा सब्जेक्ट ही है और अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। अब हमें इस सेंटेंस का वॉइस चेंज करना है। डज ही स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, तो हम क्या बोलेंगे, इज इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। क्या बोलेंगे, इज इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। रिमेंबर आपको क्या करना होता है, आपको पूरा चेंज करना होता है, वर्ब का फॉर्म चेंज करना होता है। नेक्स्ट इज आई शेल टेल यू एवरीथिंग अबाउट हिम। सो आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है, काम क्या हो रहा है, वो बताने का काम कर रहा है। किसको बता रहा है, यू को बता रहा है। किसको बता रहा है, यू को बता रहा है। और क्या बता रहा है, एवरीथिंग अबाउट हिम। बेसिकली आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं। सो इसका क्या बन पाएगा, इसका एक हो जाएगा, एवरीथिंग अबाउट हिम शेल बी टोल्ड टू यू बाय मी, या आप बोल सकते हो यू विल बी टोल्ड एवरीथिंग अबाउट हिम बाय मी। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए नेक्स्ट, अब है क्रिएटिव राइटिंग पार्ट में आ जाते हैं। सो यहाँ पे है, आपके स्कूल में रिसेंटली ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट हुआ है और अब आपको उन सेलिब्रेशंस के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। अपने डिस्क्रिप्शन में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, इसका पर्पस क्या था, कौन सी डेट, कौन से टाइम, कहाँ पे, वेन्यू कहाँ था, उसके जैसे कुछ हाईलाइट्स की वहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की गई, कोई सॉन्ग कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन कुछ हुआ था, एंड ऑल्सो कि ग्रैंड पेरेंट्स को कैसा लगा। तो अब इन हिंट्स के साथ हम एक पैराग्राफ फॉर्म करते हैं। सो ग्रैंड पेरेंट्स डे, ये हमारी हेडलाइन हो गई। Grandparents play an important role in the lives of every child. The love and pampering that grandkids get from their grandparents leave a lasting impression on their lives. मतलब ग्रैंडपेरेंट्स हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो प्यार और जो वो दुलार हमको देते हैं वो हमारी लाइफ में जो है एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ देता है। Their bedtime stories are integral part of everyone's growing up years. वो जो रात में जो कहानियाँ सुनाते हैं ना, वो हर किसी की ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। इंटीग्रल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जो अलग ना हो सके। They are also wise and experienced and their knowledge is invaluable and their love is unconditional. मतलब जब वो इतने बड़े हैं हमसे कि वो बहुत समझदार होते हैं, उन्हें लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस होता है और वो जो हमसे प्यार करते हैं वो अनकंडीशनल होता है। टू एक्नॉलेज देयर लव एंड टू ऑनर देम, उनके प्यार को एक्नॉलेज करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए आवर स्कूल सेलिब्रेटेड ग्रैंड पेरेंट्स डे ऑन द 10th of September. हमारे स्कूल ने 10th of September को ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया था। देयर वर एक्टिविटीज़ लाइक स्टोरी टेलिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिकल चेयर्स एंड पोम रेसिटेशन. Each classroom witnessed a mix of activities for the grandparents and children. हर क्लास में ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कुछ एक्टिविटीज़ थी और बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ थी। द ग्रैंड पेरेंट्स फेल्ट ओवरजॉयड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन. ग्रैंड पेरेंट्स बहुत खुश थे इस सेलिब्रेशन में, उनका जो पार्ट था उसको देख के। दे थैंक द स्कूल फॉर रिवाइविंग द मोरल वैल्यूज़ इन द सोसाइटी. उन्होंने स्कूल को शुक्रिया अदा भी किया कि आपने जो सोसाइटी अपने मोरल वैल्यूज़ को भूल रही है, आप वापस उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो, जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया. Write a descriptive paragraph about a blood donation camp that was held in your school area recently. अब जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपके पास ऑप्शन है उसमें ये बोला है कि एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ था, या तो आपके स्कूल में हुआ था या आपके किसी आसपास के घर के एरिया में हुआ था। अब आपको क्या क्या बताना है उस पैराग्राफ को, आप में ये बताना है कौन आया था, कहाँ पे हुआ, कितने बजे हुआ, किसने इनॉग्रेट किया, या ऑर्गेनाइज क्यों किया गया था, किस किसने इसको अटेंड किया और क्या ये एक सक्सेसफुल इवेंट था या नहीं था। सो यहाँ आ जाते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी हेडिंग से, ब्लड डोनेशन कैंप। अब इसका हम पैराग्राफ देख लेते हैं। अ ब्लड डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज इन आवर स्कूल लास्ट सैटरडे. तो हमारे स्कूल में सैटरडे के टाइम पे एक ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया था. इट वॉज हेल्ड इन द प्ले ग्राउंड. तो स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है वहाँ पे इसको पूरा रखा गया था. All the necessary preparations such as arrangements of bed, sanitation, etc. were made. पूरे जो necessary arrangements होते हैं वो बनाए गए थे. A team of doctors and nurses from the nearby hospital had been contacted to organize the camp. So एक पूरी टीम थी डॉक्टर्स और नर्सेस के जिन्होंने इस पूरे कैंप को ऑर्गेनाइज किया था. And then the STO of the city was the chief guest of the camp. जो STO थे सिटी के वो उस कैंप के चीफ गेस्ट थे. He inaugurated the camp by cutting the ribbon and was the first one to donate blood. उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो आए, उन्होंने रिबन कट किया and then he was the first person to donate the blood.
Many students and teachers of our school participated in the camp. हमारे स्कूल के बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस कैंप में पार्टिसिपेट किया. मैंने भी ब्लड डोनेट किया था. द डोनर्स वर गिवन फ्रूट्स एंड कुकीज़. जितने भी डोनर्स हैं उनको क्या क्या मिला? फ्रूट्स मिली और कुकीज़ मिली. The chief guest told the audience that the donated blood would be caused for saving the lives of the injured and the ill. तो चीफ गेस्ट ने ये बताया कि जितना खून आप लोगों ने डोनेट किया है, जब कभी किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है या कोई एकदम मरने वाला होता है, तब आपका जो ये खून है उसको बचाएगा. द कैंप कंटिन्यू टिल 3 PM. सुबह से लगा हुआ था और 3 बजे तक कैंप कंटिन्यू था. इट वॉज सर्टनली अ मेमोरेबल डे फॉर मी. और ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा यादगार दिन था. आई अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू डोनेट ब्लड इन फ्यूचर ऑल्सो. तो बाकी बच्चों के साथ मैंने भी डिसाइड किया कि मैं ये जो है रक्तदान का जो काम है, ब्लड डोनेट करने का जो काम है, मैं फ्यूचर में भी करूँगी. ओके, अब हमारे पास डायरी राइटिंग का पार्ट आता है. यू आर अमित और अमिता. You recently read a novel that has been declared a bestseller. आपने अभी अभी एक नॉवल पढ़ी जिसे बेस्ट सेलर डिक्लेयर किया गया है. राइट अ डायरी एंट्री डिस्कसिंग वाई यू लाइक्ड इट और डिड नॉट लाइक इट. तो अब आप डायरी एंट्री लिखो जिसमें आप ये भी बोल सकते हो कि आपको बुक बहुत पसंद आई, या ये कह सकते हो कि आपको बुक बिल्कुल पसंद नहीं आई. यू शुड इंक्लूड अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्टोरी लाइन. आपको स्टोरी लाइन का भी एक छोटा सा अकाउंट देना चाहिए वाइल डिस्कसिंग योर इम्प्रेशन ऑफ द नॉवल. कि आपको जैसे आप बताओगे कि स्टोरी में क्या हुआ था, थोड़ा बहुत स्टोरी लाइन बताना पड़ेगा और तब बताओगे कि ये नॉवल आपको अच्छी लगी तो क्यों लगी, और अगर बुरी लगी तो क्यों लगी. सो ये होता है हमारा डायरी राइटिंग का फॉर्मेट. सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? डे कॉमा डेट. देन वी हैव लेफ्ट अ लाइन एंड वी हैव रिटन द टाइम, एंड देन अगेन वी हैव लेफ्ट अ लाइन एंड वी हैव रिटन डियर डायरी. I finally managed to read The Fault in Our Stars by John Green. Finally मैंने जॉन ग्रीन के द्वारा लिखी गई जो बुक है Fault in Our Stars वो पढ़ ली. I had already seen the film but wanted to read the book on which it is based. मैं मूवी देख चुकी थी लेकिन उसके बाद भी मुझे पढ़ना था कि किस पर्टिकुलर बुक के ऊपर ये बनी गई है. रीडिंग इज़ ऑलवेज मोर फुलफिलिंग, डोंट यू थिंक? तुम्हें नहीं लगता रीडिंग हमेशा ज़्यादा अच्छी लगती है? Reading a book about cancer patients isn't most people's first choice, but the author's style of writing is injected with humor and the book has been written in a style that's accessible and fresh and tender. अब वो रीड करते हुए बता रही है कि उसने तो बुक रीड कर ली, तो उसको रीडिंग मतलब बुक के बारे में कैसा लग रहा है. उसने बोला कि सबसे पहले जो लोग हैं वो कभी कैंसर पेशेंट्स के बारे में इनिशियली नहीं लिखते, लेकिन इस आदमी ने लिखा था, मतलब जॉन ग्रीन ने लिखा था, और उनकी जो राइटिंग है, स्टाइल ऑफ राइटिंग है, उसमें ह्यूमर भी मिक्स है. एंड द बुक हैज़ बीन रिटन इन अ स्टाइल दैट इज़ एक्सेसिबल. बुक जो है इस तरीके से लिखी गई है कि सब उसे समझ पाएंगे और वो एकदम सबके दिमाग में फ्रेश और टेंडर रहेगी. His words make you feel connected to the storyline and honest characters make you love them. उनके जो वर्ड्स थे उससे क्या होता है, आपको लगता है आप स्टोरी लाइन से कनेक्ट कर रहे हो और आप इतने उन्होंने ऑनेस्ट कैरेक्टर्स बनाए दैट यू विल फॉल इन लव विद देम. The only downside was that I cried even more while reading the book and I did while watching the movie. मतलब इसका सिर्फ एक ही बुरा पॉइंट है, मूवी देखते हुए मैंने जितना रोया होगा उससे ज़्यादा रोई हूँ जब मैंने बुक पढ़ा था. I nearly ran out through a box of tissues. मतलब इतना रोई मैं कि मेरे टिश्यू का बॉक्स ही ख़त्म होने वाला था. Till next time, Amit. So that is your diary writing part. अब डायरी राइटिंग में एक अब यहाँ पे स्टोरी राइटिंग है. Once upon a time, Lion, the king of the forest, was celebrating his birthday. All the animals and birds of the forest were to participate in the grand function. So अब हमको इसके बेसिस पे स्टोरी लिखनी है. So let's see how we can write it. Now this here मतलब आप पूरे इमेजिनेशन को अपने जो है ना, अपने इमेजिनेशन के घोड़े जो है वो दौड़ा सकते हो. ठीक है, you can think about everything and then start writing a story. So here the preparations for the function had started well in advance. So preparations जो है well advance में चालू हो गई थी. Tents had been put up and the chefs were busy making delicacies for the guests. Tents लगा दिए गए और जो शेफ थे वो गेस्ट के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने में बिजी हो गए. The animals and birds were also busy making gifts. सब गिफ्ट्स बना रहे थे. The rabbit had made a fur cap. The giraffe had collected beautiful flowers and was making an exquisite bouquet. But just 2 days before the celebration, an earthquake shook the whole jungle. लेकिन just 2 दिन, celebration के 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा earthquake आया. The houses of the animals were destroyed. A number of animals were injured. उनके घर टूट चुके थे, उनके जो animals जो हैं वो injured हो गए.
There was despair and chaos everywhere. हर जगह दुख था, हर जगह भगदड़ मची हुई थी. The Lion King took charge of the situation. तो जो king था, lion जो था, उसने इस situation का charge लिया. He transferred all the animals under the tents erected for birthday celebration. तो उन्होंने क्या किया, जितने भी animals थे उन सबको जो tent उनके birthday celebration के लिए लगाया गया था उसके नीचे आने को बोला. They were and there they were attended by Dr. Hathi and his team. और वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको डॉक्टर हाथी ने और उनकी टीम ने अटेंड किया. The delicacies were distributed among the victims. अब जो जितनी भी delicacies बनाई गई थी वो victims को खाने के लिए दी गई. The animals felt greatly indebted towards their king. Animals जो थे वो बहुत ही ज़्यादा indebted feel करते थे, ऐसे उन पे कर्ज आ गया हो king का. They gave him numerous blessings. उन्होंने उन्हें बहुत सारी blessings दी. The king proclaimed that it was indeed a memorable birthday for him. King ने बोला ये उनके लिए एक यादगार birthday रहा. अब हम आते हैं लिटरेचर पार्ट में. लिटरेचर पार्ट में यू विल हैव एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपके दो एक्सट्रैक्ट्स आएंगे प्रोज से, दो आएंगे पोम से. आपको एक एक करना रहेगा. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. Gee, said Tommy, what a waste! When you're through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. So यहाँ पे when they were reading the book, जो पुरानी वाली, उनको लगा दे बाप रे ये तो उसमें एक ही चीज़ लिखी हुई है. सो वंस यू हैव रेड इट तो क्या करोगे, इसको तो फेंकना पड़ेगा. हमारी जो मैकेनिकल बुक्स होती हैं, सो एक स्क्रीन पे वी हैव गॉट मोर देन हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, मिलियंस ऑफ बुक्स, और ये तो बिल्कुल वेस्ट है. Now I in the last sentence refers to, ये जो I लिखा हुआ है last sentence में, I wouldn't throw it away, इसका मतलब क्या है, Tommy. We are talking about Tommy. The pages in the old book that Tommy found were dash and dash. So वो कैसे थे, they were yellow and crinkly. Okay, it was awfully funny to read words that were printed in books, stood still, moved one by one on a screen, or were stored in a television screen. The answer is they stood still. वो move ही नहीं कर रहे थे. Tommy guessed dash to be a waste as it would be thrown after studying. Tommy को लगा जो एक रियल बुक होती है वो तो वेस्ट है क्योंकि पढ़ने के बाद आप उसे फेंक दोगे. Choose the synonym of crinkly. Crinkly का मतलब क्या है, स्मूथ नहीं, wrinkled हो सकता है, untwist नहीं, flatten नहीं. The answer is wrinkled, crinkly. Then we have another extract here. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसे डिस्करेज किया, लेकिन जो percussionist थे Ron Forbes, उन्होंने उसका पोटेंशियल देखा. He began by tuning two large drums to different notes. उन्होंने क्या किया, दो बड़े बड़े ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पे सेट किया. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. उन्होंने बोला अपने काने से मत सुनो, आप किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो. Says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Suddenly उसने क्या रियलाइज किया, जो बड़ा वाला ड्रम था उसको वो अपनी बॉडी के अपर पार्ट से फील कर रही थी, और जो छोटा वाला ड्रम था उसको अपनी बॉडी के लोअर पार्ट से फील कर रही थी. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of the body. So उसने फोर्ब्स ने और ऐसी ही प्रैक्टिस करी, और उसके बाद क्या हुआ, एवलिन ने रियलाइज़ किया कि कुछ पर्टिकुलर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नोट्स हैं वो अपनी बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट से फील करती है और बाकी दूसरे पार्ट से फील करती है. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. Basically उसको क्या समझ में आया, उसने sounds और vibrations पे अपने आप को समझना सीख लिया. The rest was sheer determination and hard work. और बाकी का काम क्या था, determination और hard work. अब इसमें पहला क्वेश्चन है, spotted her potential का मतलब क्या होता है, उसका potential को feel किया. Realized her passion about music. Ron Forbes tuned each drum to different notes so as to produce vibrations, different sounds. Try to sense it refers to, try to sense it उन्होंने क्या बोला था, listen through ears नहीं, make different sounds नहीं, feel the music या listen to some other way. उन्होंने क्या बोला था कि किसी
इस म्यूजिक को फील करो. Forbes repeated the exercise to help Evelyn although she cannot hear. Forbes ने ये जो एक्सरसाइज थी उसको रिपीट करवाया जबकि एवलिन को सुनाई नहीं देता था. So because Evelyn listened to sound although she could not hear. Could is क्या है? Could एक क्या है? Modal verb है. Okay, next is poem based extract. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the less one travelled by, and that has made all the difference. So the road not taken में से ये extract लिया गया है. The poet travelled on the road which had been travelled upon by lesser people. उसने वो वाला रोड लिया था जिसमें जो ज़्यादा worn out नहीं था. The poet told with a sigh. Poet ने ऐसे करते हुए क्यों बताया? Because you know he wanted to travel safely in the future. नहीं. Be wise and careful in making choice. क्योंकि आपको choice करते समय समझदार होना चाहिए and careful होना चाहिए. Choose the easiest option. सबसे आसान option choose करना चाहिए. Make that choice on which one's future depends. ऐसा choice करो जिसमें आपका future depend करता है. Okay? So be wise and careful in making choices. Poet का जो decision है of choosing the road decided. क्या decide किया उसका? Fate, उसका future. The message conveyed in this stanza is that our future depends on the choice that we make. ठीक है, जो हम आज choice मतलब जो भी करते हैं उसी से हमारा कल का future बनता है. Wood here means, wood का मतलब क्या है? Forest, log, tree या plant. The answer here is forest. अब है next question. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters. Crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind God winnows and crushes them all. So यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यू किसे कहा जा रहा है? विंड को कहा जा रहा है. The wind was so strong that सब कुछ क्रश हो गया था, सब वीकलिंग्स हो गए थे, वो स्केयर हो गए थे. The word crumbling has been repeated. कितनी बार रिपीट किया गया? इसको 7 times रिपीट किया गया है पोम में. The wind god dash them who are having weak hearts. The wind god willows and crushes वो लोग जिनके दिल कमज़ोर होते हैं. Choose the antonym of frail, बहुत ही दुबला पतला सा. Antonym इसका क्या हो जाएगा? Strong. अब हम आते हैं 40 to 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस में. What was the condition of the book that Tommy had found? What did children find funny about it? So टॉमी ने जो कंडीशन देखी थी उसमें क्या उसने पाया और उसमें चिल्ड्रन को क्या फनी लगा. So here let's talk about the condition of the book first. ठीक है, आंसर कैसे करोगे? The condition of the book was pretty bad. जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी. It was pretty bad. Okay? It was a very old book. अब देखो, सबसे पहले आपने कंडीशन को डिफाइन कर दिया. कैसी थी कंडीशन? It was pretty bad. अब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो दैट कैसी बुक थी वो? वेरी ओल्ड बुक. Its pages were yellow and crinkly. अब यहाँ आप पेजेस को डिफाइन कर रहे हो. इट्स पेजेस, अपॉस्ट्रोफी मत लगाना. जब हम IT के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है इट इज़. बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं. सो इट्स का मतलब होता है उसके. ठीक है, उसके जो पेजेस थे वो कैसे थे? येलो एंड क्रिंकली. येलो एंड क्रिंकली का मतलब क्या होता है? येलो थे और थोड़े से मुड़े मुड़े से थे. According to the children, बच्चों के हिसाब से, it was funny that the words in the book stood still. तो बच्चों के हिसाब से उन्हें बहुत फनी लग रहा था कि जो वर्ड्स थे वो मूव नहीं कर रहे थे. The words stood still का मतलब है वर्ड्स जो थे वो ठहरे हुए थे, जैसे कि नॉर्मल बुक्स में होते हैं, उड़ नहीं रहे थे. They did not move as they did on computer screen. अब कंप्यूटर स्क्रीन में जैसे कि वर्ड्स मूव करते हैं, बुक में वैसे मूव नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनके लिए वो एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग सा फैक्ट था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टेट द अकम्पलिशमेंट्स ऑफ एवलिन ग्लेन. सो एवलिन ग्लेन के हमको अकम्पलिशमेंट्स जो हैं उसके बारे में बात करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो यहाँ पे आपके पास स्टार्ट करते हैं. सो एवलिन ग्लेन हैज़ ब्रॉट परकशन to the front of the orchestra. She has also demonstrated that percussion can be very moving. She has inspired the handicapped. She was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award in 1991. So यहाँ पे सबसे पहले बोल रहे हैं कि एवलिन जो थी उसने जो percussion था उसको एकदम ऑर्केस्ट्रा के सामने लेके आई. वो
उसने पूरा जो पर्कशन का डेमोन्स्ट्रेट किया वो इट वॉज वेरी मूविंग का मतलब होता है बहुत टचिंग था, हार्ट टचिंग था. शी हैज़ इंस्पायर्ड द हैंडीकेप्ड, उन्होंने जो हैंडीकैप थे उनको इंस्पायर किया. शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस अवार्ड. सो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है, उसमें जो एक अवार्ड था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 1991 में, उन्हें वो भी मिला था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन वॉट वेज डिड कीजियाज ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर. कीजिया वॉज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद हर फादर. सो उसकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने किस तरीके से उसको मोटिवेट किया कि वो अपने फादर से कनेक्ट करे इन अ बेटर वे. On Sunday afternoons, grandmother sent Kezia to the drawing room to have a nice talk with her father and mother. So Sunday के afternoons को जो grandmother थी वो कीजिया को drawing room में भेजती थी जहाँ पे उसके father और mother होते थे ताकि she can have a good chat with them. She also encouraged her to make a gift for her father. उन्होंने बोला अपने father के लिए एक gift तैयार करो. She thought that by doing these simple acts, Kezia will get to know her father better. उन्हें लगा, grandmother को लगा कि छोटे छोटे ये जो आप जेस्टर्स देते हो, जैसे किसी के लिए कुछ हेल्प कर दी, उनके लिए कोई गिफ्ट बना दिया, तो सामने वाला भी बहुत अच्छे से वो मूव फील करता है और वो आपसे कनेक्ट फील करता है. एंड इन दिस वे कीजिया विल बी एबल टू नो हर फादर बेटर. सो यहाँ हमने क्या बताया, जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. What did Einstein call his desk drawer and why? Einstein ने अपने desk drawer को वो क्या बुलाते थे और क्यों? So Einstein called his desk drawer at the patent office the Bureau of Theoretical Physics. ठीक है, जो पेटेंट ऑफिस में उनका जो डेस्क ड्रॉर था वो उसको क्या बोलते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. इट वॉज नेम सो बिकॉज, अब आपने पहले तो बता दिया कहाँ पे और उसको क्या बुलाया जाता था, अब अपन बताएंगे क्यों बुलाया जाता था. इट वॉज नेम सो बिकॉज ही वॉज ऑलवेज बिजी इन डेवलपिंग न्यू आइडियाज़. ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो हमेशा नए आइडियाज़ को डेवलप करने में बिजी रहते थे. ही केप्ट ऑल द पेपर्स रिलेटेड टू हिज आइडियाज़ इन द डेस्क इन हिज ऑफिस. और जितने भी उनके पास नए नए आइडियाज़ आते थे उन सारे आइडियाज़ को वो नोट करके कहाँ रखते थे, उस डेस्क में रख देते थे, ड्रॉर में रख देते थे. इसीलिए उन्होंने उसे क्या कहा था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. जो थ्योरी थी ना, आइडियाज़ थे, सारे थियोरेटिकल आइडियाज़ थे, तो इसीलिए उन्होंने उसको लिख के जब उस ड्रॉर में रख दिया तो उसे क्या कहा, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड व्हेन द डॉक्टर वाज सिटिंग ऑन हिज चेयर. जब डॉक्टर अपनी चेयर पे बैठे थे तो अचानक से क्या हुआ. As the doctor was sitting on his chair, he heard a dull thud sound as if a rubber tube had fallen on the ground. तो डॉक्टर जो थे जब अपनी चेयर पे बैठे हुए तो अचानक से उनको एक भड़ाम की आवाज़ आई. ऐसा लगा जैसे कोई रबर का ट्यूब जो है किसी ने ज़ोर से दीवार ज़मीन पे पटक दिया हो. He turned around to take a look. और जैसे वो टर्न हुए देखने के लिए कि क्या गिरा है, no sooner had he turned, मतलब वो मुड़े भी नहीं थे, then a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on the doctor's shoulder and coiled around his left arm above the elbow. मतलब वो पूरी तरीके से मुड़े भी नहीं थे, no sooner had he turned, मतलब वो पूरी तरीके से मुड़े भी नहीं थे, अचानक से एक मोटा सा सांप जो था वो रिगल हुआ. रिगल मतलब उस सांप के मूवमेंट को कहते हैं. वो रिगल हुआ ओवर द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पीछे से आया और डॉक्टर के शोल्डर पे आके लैंड हुआ एंड कॉइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म, और उनके लेफ्ट आर्म में यहाँ पे कॉइल कर लिया उसने. कॉइल मतलब अपने आप को घुमा लिया यहाँ पे अबव द एल्बो. सो एल्बो के ऊपर यहाँ उन्होंने कॉइल करके, दिस वॉज द स्नेक. अब आते हैं हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपको पता है आपकी मतलब आपकी जो मेन रीडर है उससे 2 क्वेश्चंस आएंगे, सप्लीमेंट्री रीडर से 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक एक करने हैं. Why did the king want to punish the merchant? King merchant को क्यों पनिश करना चाहते थे? A thief broke into the rice merchant's house during bright daylight. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. अब यहाँ देखो क्या हुआ है. एक चोर जो था, इट ब्रोक इनटू द राइस मर्चेंट्स हाउस. वो जो राइस मर्चेंट था, जो चावल का जो मर्चेंट था, उसके घर में घुस गया. ब्रोक इनटू का मतलब होता है घुस जाना. ड्यूरिंग ब्राइट डे लाइट, एकदम पूरे दिन दहाड़े वो उनके घर में घुस गया. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने
दीवार पे एक होल बनाया था एंड स्नीक्ड इन एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, तो वो घुसा कैसे था, उसने दीवार में एक होल बना लिया, उससे वो अंदर चला गया और जब वो अपना जो लूटा हुआ सामान था उसको लेके बाहर आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो पूरी जो दीवार थी वो उसी के सर पे गिर गई और वो ऑन द स्पॉट मर गया एंड ही वॉज किल्ड ऑन द स्पॉट. The thief's brother complained about the merchant to the king and blamed him for his brother's death. अब जो चोर का भाई था उसने क्या बोला, ये मर्चेंट की वजह से हुआ, उसका जो घर था वो इतना वीक था कि वो कोलैप्स हो गया, उसकी वजह से मेरा भाई मर गया. Therefore the king wanted to punish the merchant. इसीलिए चोर घुसा था, चोर ने ये सादा किया, लेकिन चोर को नहीं हो रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए मर्चेंट की गलती क्यों, क्योंकि उसने घर अपना जो है अच्छे से मजबूत तरीके से नहीं बनाया था, तो किंग जो है मर्चेंट को पनिश करना चाहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द हैप्पी प्रिंस आस्क द स्वॉलो टू स्टे, उन्होंने स्वॉलो को क्यों बोला कि तुम रुक जाओ, हैप्पी प्रिंस ने ऐसा क्यों किया. द हैप्पी प्रिंस हैड अ काइंड हार्ट, हैप्पी प्रिंस जो थे उनका एक बहुत ही दयालु सा हार्ट था. ही हैड अ ग्रेट विल टू हेल्प दोज इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, वो हमेशा से चाहते थे कि जो लोग मतलब सही सर्कमस्टेंसेस में नहीं हैं, जो लोग दुखी हैं, उसकी वो मदद कर पाएँ. इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू मूव फ्रॉम देयर एज अ स्टेच्यू वॉज फैसन, अब वो जानते थे लोगों को उनकी ज़रूरत है, लेकिन वो तो मूव नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी तो स्टेच्यू थी, वो वहाँ पे मतलब अटके हुए थे. सो ही रिक्वेस्टेड द स्वैलो टू स्टे विद हिम एंड हेल्प दोज इन नीड, तो उन्होंने स्वैलो को बोला तुम मेरे साथ रुको और जिनकी भी मदद को मतलब जिनको भी मदद की ज़रूरत होगी हम उनकी मदद करेंगे तुम्हारी हेल्प से. Okay, what methods did Sue adopt to take Johnson's mind? अच्छा सॉरी, ये जो क्वेश्चंस हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लेकिन सप्लीमेंट्री रीडर से, ठीक है. What methods did Sue adopt to take Johnson's mind off her illness? Sue ने क्या किया, कौन से मेजर्स लिए ताकि वो जॉन्सी का जो माइंड है वो उसकी बीमारी से अलग कर दे, तो उसने क्या क्या किया था. So Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. तो Sue ने बहुत कोशिश की कि जॉन्सी जो है उसका दिमाग वो किसी और चीज़ में लगाए. She talked about clothes and fashion. उसने clothes के बारे में बात करी, fashion के बारे में बात करी. She brought her drawing board into her room. वो उसका जो drawing board था उसको भी लेके आई रूम में. And also whistled while painting. और वो सीटी बजा रही थी पेंट करते करते to take Johnson's mind off her illness, ताकि जॉन्सी जो है अपनी बीमारी के बारे में ना सोचे. ओके, अब हम आते हैं फाइनली लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ. सो हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट्स, काठमांडू की जो एकदम सबसे ज़्यादा बिजी स्ट्रीट थी उसको हमें एक्सप्लेन करना है. अलॉन्ग काठमांडूज नैरोवेस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट्स, जो काठमांडू की एकदम सक्रिय और बिजी स्ट्रीट्स है, देर आर स्मॉल श्राइन्स एंड फ्लावर अडॉर्न डाइटीज, हर जगह जो है छोटे छोटे श्राइन्स हैं, मतलब ऐसे जो पिलर्स बने होते हैं वैसे हैं और पूरे फूल चढ़े हुए भगवान हैं. Apart from these are fruit sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, firm rolls, chocolates, those selling copper utensils and Nepalese antiques. So यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, कोई फल बेच रहा था, कोई बांसुरी बेच रहा था, पोस्ट कार्ड्स के हॉकर्स थे, शॉप्स जिसमें वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स है, फिल्म के रोल्स हैं, चॉकलेट्स हैं और कॉपर के जो बर्तन होते हैं और नेपालीज एंटीक्स, ये सब मिल रहे थे. The author hears film songs that were blaring out of the radios. रेडियो से हर जगह जो है मूवी के गाने बज रहे थे. Sounds of car horns and bicycle bells. कार के हॉर्न की, बाइसिकल की बेल की आवाज़ आ रही थी. Vendors shouting out their wares. और जो लोग बेच रहे थे, तो अपन बोलते हैं ना सब्जी ले लो और ये, तो इसको बोलते हैं to shout out their wares. He says that stray cows roam about on the roads. इधर उधर से जो है गायें जा रही थी. The streets are basically crowded and full of noise. तो जो स्ट्रीट था वो पूरा क्राउडेड था और हर जगह से आवाज़ आ रही थी, ठीक है. Discuss the destruction caused by wind. How can this destruction be prevented? What does the poet wants to convey? अब पहले हमें बताना है विंड के कारण क्या तबाह हो गया, क्या डिस्ट्रक्शन हुआ, किस तरीके से इस डिस्ट्रक्शन को आप प्रिवेंट कर सकते हो. पोएट पोम में पोएट ने क्या कन्वे किया है.
So strong wind can break the shutters of the windows. It can scatter the papers. तो वो विंडो के शटर्स तोड़ सकती है, पेपर्स को बिखेर सकती है. It can throw down the books from the shelf. शेल्फ पे रखी हुई बुक्स को नीचे गिरा सकती है. It can also tear the pages of books. और बुक्स के पेजेस भी फाड़ सकती है. Moreover, it also brings rain. उसकी वजह से बारिश आ जाती है. It can crumble weak houses, weak doors, weak rafters. अब जो भी कमज़ोर घर होते हैं या दरवाजे होते हैं या कमज़ोर जो राफ्टर्स होते हैं उन सबको वो गिरा सकती है, क्रम्बल कर सकती है. और जो पेड़ है उसे जड़ से उखाड़ सकती है फॉरेस्ट में. एंड कैन ऑल्सो एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन बींग्स विद वीक हार्ट्स. और जो ह्यूमन बींग्स जिनका दिल बड़ा कमज़ोर होता है, तो जब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है थंडरिंग की, तो क्या होता है, उनको भी ये बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है. This destruction can be prevented by building strong homes with firm doors. और ये डिस्ट्रक्शन रोका जा सकता है अगर आप मजबूत घर बनाओ जिसके दरवाजे काफ़ी मजबूत हों. ऑल्सो वी शुड मेक आवर बॉडी एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग. और हमें हमारी बॉडी और हमारा हार्ट जो है उसे भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. The poet wants to convey that life hurls many challenges and obstacles at us. पोइट ये बताना चाहता है कि जो हमारी ज़िंदगी होती है, लाइफ हर्ल्स का मतलब वो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी रुकावटें डालती हैं. इफ़ वी आर वीक देन वी विल नॉट बी एबल टू ओवरकम देम. अगर हम कमज़ोर हैं तो हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे. एंड वी विल बी डिस्ट्रॉयड. और हम पूरे ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ऑन द अदर हैंड इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो वी विल इमर्ज एज विक्टोरियस इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटीज. तो परेशानियों के पूरे पहाड़ भी लगा दो सामने तो भी हम लोग जो हैं जीत के साथ बाहर निकलेंगे. ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द लास्ट लीफ विच ओल्ड बेयरमैन पेंटेड ऑन द फ्रंट वॉल फेसिंग जॉन्सीज विंडो वॉज रियली अ मास्टरपीस, सेड स्यू. डू यू अग्री विथ हर? सो जो फाइनली जॉन्सी के बेड के सामने जो विंडो के सर पे जो लीफ उन्होंने पेंट की थी बेयरमैन ने, वो वाकई एक मास्टरपीस थी. तो तुम्हें क्या इस चीज़ से अग्री करते हो? यस, आई डेफिनेटली अग्री विथ स्यू. स्यू ने जो ये कहा कि ये तो पक्का उनका मास्टरपीस था, मैं इससे अग्री करता हूँ. क्यों? ओल्ड बेयरमैन पेंटेड द लीफ इन अ स्टॉर्मी नाइट. जो बेयरमैन थे उन्होंने उस लीफ को एक स्टॉर्मी तूफानी रात में पेंट किया था. स्टैंडिंग ऑन अ लैडर एंड इन द डिम लाइट ऑफ अ लैंटर्न. एक सीढ़ी पे खड़े होके और एक लैंटर्न, मतलब एक जो लैंटर्न को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता. लैंटर्न होता है ना वो जिसमें से आप लाइट आती है, उसको लैंटर्न कहते हैं. अब लैंटर्न का हिंदी में क्या बोलते हैं वो आप मुझे बताना, ठीक है? अगर याद आ जाएगा तो मैं बताती हूँ. तो लैंटर्न की लाइट में एक लैडर पे खड़े होके, सीढ़ी पे खड़े होके वो ये पेंट कर रहे थे. जॉन्सी कीप्स ऑन सीइंग दैट लीफ थ्रू आउट द डे. जॉन्सी दिन भर उस लीफ को देखती रही. येट शी फील्स टू ऑब्जर्व दैट इट इज पेंटेड. वो दिन भर उस लीफ को देखती रही ये सोच के कि अब गिरेगी तब गिरेगी, लेकिन वो गिरी नहीं क्योंकि वो तो पेंटेड थी. द लीफ अपियर्स रियल टू हर. उसके लिए जब वो लीफ थी एकदम सच लग रही थी, ऐसा लगता है रियल लीफ है वो. दैट लीफ गिव्स हर अ रे ऑफ होप एंड शी स्नैप्स आउट ऑफ डिप्रेशन. और वही जो लीफ होती है, जो लास्ट लीफ होती है, वो उसको एक उम्मीद की किरण देती है, रे ऑफ होप देती है, जिसकी वजह से वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाती है. She decides to fight back her illness. और वो अपने illness से वापस लड़ने के लिए तैयार होती है. So Sue was correct in saying that the leaf painted by Behrman was indeed the masterpiece which he longed to paint throughout his life. तो Sue कहती है कि फाइनली बेयरमैन का ये जो लीफ था, ये जो लास्ट पेंटिंग थी, वो एक मास्टरपीस थी जिसको वो अपनी ज़िंदगी भर वो एक मास्टरपीस क्रिएट करना चाहे थे और यही उनका मास्टरपीस था. Okay, now we are like moving on to the last question of this paper. How does narrator's loneliness vanish when he start participating and how does he start participating in life? तो जो नरेटर की लोनलीनेस कैसे वैनिश हो जाती है और किस तरीके से वो वापस जिंदगी से जुड़ने लग जाते हैं. द नरेटर फेसेस वन ट्रेजेडी आफ्टर द अदर. तो एक के बाद एक उनके साथ दुर्घटना होती है. फर्स्ट ही हैड टू चेंज हिज स्कूल, देन हिज हाउस इज बर्न डाउन एंड ही लूजेस हिज पेट किट. पहले उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है, उनका स्कूल चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद उनका घर पूरा जल जाता है और फिर उनका पेट कैट जो है वो भी उनसे दूर चला जाता है. ऑल दिस मेक्स हिम लोनली एंड विदड्रॉन. और इन सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सब उन्हें छोड़ चुके हैं. Then one day
द पीपल एट स्कूल प्लान अ सरप्राइज फॉर हिम। तो एक दिन जो स्कूल में उनके सारे लोग थे उन्होंने उनके लिए एक सरप्राइज प्लान किया। व्हेन ही एंटर्ड द जिम रूम ही फाउंड अ बिग टेबल विच वॉज पाइल्ड विथ स्कूल सप्लाईज, नोटबुक्स, जीन्स, टॉप्स एंड स्वेटशर्ट्स। तो जब वो जिम एंटर करते हैं तो वहाँ देखते हैं एक बड़ा सा टेबल है जिसमें ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। The students had collected money and brought the things which the narrator needed. Students ने क्या किया था, पूरे पैसे कलेक्ट किए और जो भी नरेटर को ज़रूरत थी जिस चीज़ों की वो चीज़ें ला के रख दी। People who had never spoken to him before came forward to introduce themselves. जिन लोगों ने उससे कभी पहले बात नहीं करी थी उन्होंने आगे बढ़ के खुद को इंट्रोड्यूस कराया and invited him over, और उन्हें अपने घर भी बुलाया। Their genuine outpouring of concern touched the narrator and he felt his loneliness vanish. जो सबका इतना प्यार मिला, जहाँ सब आगे बढ़ के उनकी मदद करना चाह रहे थे, उसकी वजह से क्या हुआ, वो अपनी लोनलीनेस से निकल गए। He started participating in life again, और वापस एक बार फिर वो लाइफ का एक हिस्सा बन गए। And that is it. Here we are done with sample paper 7 class 9 magnet brains, and the subject was English literature. I hope you are through with this. If in case you have any doubt, you can refer to to the other, like if in case you have any doubt, you can actually write it in the comment section. You don't have to refer anything, you can just write it in the comment section and we will get back to you. So I hope you enjoyed this session. Take care of yourself because I'm going to come very soon with sample paper 8. Take care, bye, and yes, do not forget to like, share and subscribe. Tata.